कल्पना कीजिए, आप अनंत अंतरिक्ष के गहरे कालेपन में आराम से तैर रहे हैं। आपकी आंखों के सामने हमारी खूबसूरत पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है, जैसे कोई नीला हरा संगमरमर का गोला। आपके मन में आता है कि आप चीख कर कहें, वाह क्या नजारा है। लेकिन जैसे ही आप अपना मुंह खोलते, आपकी आवाज आपके ही कानों तक नहीं पहुंचती। चौंक गए? लगता है जैसे कोई डरावनी फिल्म का सीन हो, है ना? पर रुकिए, ट्विस्ट अभी बाकी है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की है जो हमारे इंसानी कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन उनके संवेदनशील उपकरणों ने उसे बखूबी पकड़ा। तो क्या ब्रह्मांड सचमुच इतना शांत है कि एक पत्ता भी हिले तो आवाज ना आए? या फिर ये हमारे सुनने की क्षमता की ही सीमा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि जब ध्वनि वहां टिकी नहीं सकती, तो हमारे बहादुर एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात कैसे करते हैं, और क्या अंतरिक्ष की अपनी कोई गुप्त भाषा है? तो दोस्तों, ध्वनि कोई जादुई चीज नहीं है, ये सिर्फ कंपन है, ऊर्जा की एक लहर जो माध्यम मीडियम के कणों को आगे पीछे धकेल कर यात्रा करती है। जरा सोचिए, आप एक लाइन में खड़े और आप अपने आगे वाले व्यक्ति को धक्का देते, वो अगला व्यक्ति फिर अगले को धक्का देगा और इसी तरह ये धक्का आगे बढ़ता जाएगा। यही तो ध्वनि है। इस धक्के को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ चाहिए। हवा के अणु, पानी के कण या लोहे जैसे किसी ठोस पदार्थ के एटम। पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हवा है, उसके अरबों खरबों अणु हैं जो इस धक्के को इतनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं कि हमें हर चीज सुनाई देती है। चिड़ियों का चहचहाना, गाड़ियों का शोर या आपकी पसंदीदा धुन। लेकिन अंतरिक्ष में वहां कहानी बिल्कुल अलग है। अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा, जिसे हम निर्वात या वैक्यूम कहते हैं, लगभग खाली है। लगभग इसलिए क्योंकि वहां कुछ तो है, पर इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में कुछ ही अणु होते हैं, जबकि पृथ्वी पर इसी जगह में अरबों खरबों अणु मौजूद होते हैं। ये बेचारे अणु इतने दूर दूर होते हैं कि एक अणु को दूसरे से टकराने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग सकते हैं। अब आप ही बताइए, जब धक्के देने के लिए कोई पास में ही ना हो, तो ध्वनि की वो लहर कैसे बनेगी? नतीजा, कोई माध्यम नहीं तो कोई ध्वनि नहीं, बस गहरा असीम सन्नाटा। वैज्ञानिक इसे नियर वैक्यूम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका स्पेस सूट फट भी जाए, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और आप अपनी जान बचाने के लिए चीखें, तो वो आवाज आपके हेलमेट के भीतर ही गूंजकर खत्म हो जाएगी। वो आपके हेलमेट के बाहर नहीं निकल पाएगी। चांद तक पहुंचना तो दूर की बात है। यही वजह है कि हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाए गए अंतरिक्ष के बड़े बड़े धमाके, अंतरिक्ष यान के चलने की आवाजें या लेजर गन की आवाजें असल में सिर्फ साउंड डिजाइनर की कलाकारी होती है। असली अंतरिक्ष में तो एक बम भी फटेगा तो आपको सिर्फ चमक दिखेगी, आवाज नहीं। है ना कमाल की जानकारी? अब बात करते हैं उस ट्विस्ट की जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अगर अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं है तो नासा ने क्या रिकॉर्ड किया? दरअसल नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने अंतरिक्ष में मौजूद गैस और प्लाज्मा के कंपन को पकड़ा है। ये कोई आम गैस नहीं है, हम बात कर रहे हैं परसियस तारक समूह, परसियस गैलेक्सी क्लस्टर की, जहां एक विशालकाय ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल के आसपास गैस इतनी घनी हो जाती है कि वहां कंपन पैदा हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर हवा में कंपन होता है। वैज्ञानिकों ने इसी कंपन को, जो इंसानी कानों के लिए बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर था, डिजिटल तरीके से बढ़ाकर यानी सोनिफिकेशन करके सुनने लायक बनाया। और पता है क्या बना? एक डरावनी गहरी ओम सी ध्वनि। कुछ लोग इसे ब्रह्मांड का हम भी कहते हैं। ये कोई आवाज नहीं है जैसे हम समझते हैं, बल्कि ये डेटा को ध्वनि में बदलने का एक तरीका है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड भले ही शांत हो, लेकिन वो सूचनाओं का आदान प्रदान लगातार कर रहा है, बस उसकी भाषा अलग है। सिर्फ गैस और प्लाज्मा ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स भी ऐसी ही खामोश सूचना लेकर आती हैं। ये तरंगे अंतरिक्ष समय
स्पेस टाइम में होने वाली हलचल हैं जो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों के टकराने जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं से पैदा होती हैं। ये भी निर्वात में यात्रा करती हैं, लेकिन ये ध्वनि तरंगे नहीं हैं। हमारे उपकरण जैसे LIGO, लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इन्हें पकड़ सकते हैं और फिर वैज्ञानिक इन्हें विश्लेषण करके सुनने लायक बना सकते हैं। तो ब्रह्मांड दरअसल बोल रहा है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय या गुरुत्वीय भाषा में। हमारे कान उसे सीधे सुनने के लिए इवॉल्व नहीं हुए हैं। शायद किसी और ग्रह के प्राणियों के कान अलग हों, कौन जाने। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं। अगर अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुनाई देती तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स आपस में और धरती पर बैठे कंट्रोल रूम से बात कैसे करते हैं? क्या वे इशारों में बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका फोन कोई साधारण फोन नहीं, बल्कि रेडियो तरंगों, रेडियो वेव्स का एक जटिल नेटवर्क है। अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट में एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है। जब कोई एस्ट्रोनॉट बोलता है तो उसकी आवाज को इस ट्रांसमीटर द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर हेलमेट के बाहर लगे एंटीना से होते हुए स्पेस सूट के कंट्रोल यूनिट तक जाते हैं। यहाँ से सिग्नल को ऑर्बिटिंग रिले उपग्रह जैसे TDRS, ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट तक भेजा जाता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है। ये उपग्रह सिग्नल को पकड़ता है और उसे धरती पर स्थित विशाल डीप स्पेस नेटवर्क DSN के एंटीना तक पहुंचाता है। नासा के पास ऐसे विशालकाय एंटीना दुनिया के अलग अलग कोनों में है, जैसे कैलिफोर्निया में गोल्डस्टोन, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा और स्पेस में मैड्रिड। ये एंटीना इतने बड़े होते हैं कि फुटबॉल के मैदान जितने एरिया को कवर कर सकते हैं। दूरी कितनी भी हो, चांद पर 384,000 किलोमीटर या मंगल पर 22 करोड़ किलोमीटर, रेडियो तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति से भागती हैं, बिना थके। यही इनकी खासियत है। ये ध्वनि तरंगों से अलग हैं, जिन्हें माध्यम की जरूरत होती है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश की किरणें। तो जब आप अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रोनॉट को हेलो कहते हैं, तो असल में आप अपनी आवाज को रेडियो तरंगों में बदलकर हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा रहे होते हैं। शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स S बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते थे, जो सिर्फ आवाज और थोड़ी बहुत जानकारी भेजने के लिए काफी थी। लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष मिशन ज्यादा जटिल होते गए, वैज्ञानिकों को ज्यादा डेटा और हाई डेफिनेशन वीडियो भेजने की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए नासा ने अपनी संचार प्रणाली को का बैंड में अपग्रेड किया। का बैंड में डेटा भेजने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिससे अब हम धरती पर बैठकर ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लाइव HD वीडियो देख पाते हैं, जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉट हमें अपने माइक्रोस्कोप से कुछ दिखा रहा हो। ये सब रेडियो तरंगों की बदौलत ही मुमकिन है। कभी कभी ज्यादा डेटा या वीडियो ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होती, या किसी कारणवश मुख्य संचार प्रणाली में दिक्कत आती है, तो एस्ट्रोनॉट्स वॉकी टॉकी मोड पर स्विच करके कम फ्रीक्वेंसी पर भी बात कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके घर का वाईफाई कभी कभी स्लो हो जाए तो आप मोबाइल डेटा पर स्विच कर लेते हैं। अंतरिक्ष में हर चीज का एक बैकअप प्लान होता है, क्योंकि वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब मान लीजिए भगवान ना करे कि सारे रेडियो फेल हो जाएं, या किसी इमरजेंसी में तुरंत बात करनी हो और रेडियो सेटअप में समय लगे, तब क्या? अंतरिक्ष यात्रियों के पास इसके लिए भी कुछ बेहद क्लेवर बैकअप प्लान होते हैं, जो हमें स्कूबा डाइवर्स की याद दिलाते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका, हाथ के इशारे, हैंड जेस्चर्स। स्पेस वॉक के दौरान जब एस्ट्रोनॉट्स अपने भारी भरकम सूट में होते हैं, तो वे स्कूबा डाइवर्स की तरह कुछ आसान और सार्वभौमिक इशारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थम्स अप का मतलब होता है सब ठीक है, या मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। किसी चीज की ओर इशारा करने के लिए पॉइंटिंग का इस्तेमाल होता है। फ्लैट हाथ से स्टॉप या रुको का संकेत दिया जाता है। ये इशारे इतने सरल होते हैं कि किसी भी देश का एस्ट्रोनॉट उन्हें समझ सके। भाषा की कोई बाधा नहीं, आखिर अंतरिक्ष में टीम वर्क ही सब कुछ है। दूसरा तरीका है सूट की बाहरी लाइट्स का इस्तेमाल करके मोर्स कोड भेजना। जी हाँ, वही पुराने जमाने का डिश डैश वाला कोड। अगर कोई गंभीर इमरजेंसी हो और रेडियो काम ना कर रहा हो, तो एस्ट्रोनॉट अपने सूट पर लगी लाइट्स को फ्लैश करके मोर्स कोड में संदेश भेज सकते हैं। ये थोड़ा धीमा जरूर है,
लेकिन मुश्किल समय में ये जान बचाने वाला साबित हो सकता है। और सबसे देहाती लेकिन प्रभावी इमरजेंसी तरीका, लिखित नोट, रिटन नोट्स। एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस सूट की पॉकेट्स में अक्सर एक वाटरप्रूफ पेन और नोटपैड रखते हैं। अगर संचार पूरी तरह से ठप हो जाए तो वे एक दूसरे को लिखकर संदेश दिखा सकते हैं। सोचिए, अंतरिक्ष में भी चिट्ठी का जमाना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के भीतर जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने हेलमेट उतार कर रहते हैं, वहां भी एक वायरलेस इंटरकॉम सिस्टम चालू रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि जैसे ही वे हेलमेट उतारें, वे तुरंत एक दूसरे से और ग्राउंड कंट्रोल से बात कर सकें। ये सिस्टम एक तरह से उनके घर का इंटरकॉम ही है, जो हमेशा तैयार रहता है। ये सभी बैकअप प्लान दिखाते हैं कि अंतरिक्ष मिशनों में सुरक्षा और संचार को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। हर संभावना के लिए एक योजना होनी ही चाहिए। ब्रह्मांड जितना रहस्यमय है, उतना ही रोचक भी। यहाँ कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके दिमाग के तार हिला देंगे। पहला है डॉपलर शिफ्ट का खेल। अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल को डॉपलर शिफ्ट नामक एक घटना घुमा देती है। डॉपलर शिफ्ट तब होता है जब ध्वनि या प्रकाश का स्रोत, जैसे एक अंतरिक्ष यान, आपके पास आ रहा हो और आपसे दूर जा रहा हो, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक एम्बुलेंस जब आपके पास आती है तो उसकी आवाज तेज और दूर जाते ही धीमी लगती है। इसीलिए ग्राउंड कंट्रोल को अंतरिक्ष यान से सही से कनेक्ट रहने के लिए अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी को समय समय पर ट्यून करना पड़ता है, ताकि वे सिग्नल को पकड़ सके। ये एक जटिल गणितीय प्रक्रिया है जो हर पल चलती रहती है। दूसरा है समय का अंतराल। धरती से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर वीडियो कॉल करने में केवल 0.3 सेकंड की मामूली देरी आती है, जो हमें पता भी नहीं चलती। लेकिन यही कॉल अगर आप मंगल पर मौजूद किसी एस्ट्रोनॉट को करें तो वहां 4 से 24 मिनट तक का समय लग सकता है, क्योंकि सिग्नल को इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो अगर आप भविष्य के मंगल मिशन में हैं, तो मैसेज टाइप करें और फिर धैर्य से इंतजार करें। इंस्टेंट रिप्लाई की उम्मीद बिल्कुल ना करें। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आप किसी को चिट्ठी लिखें और उसका जवाब हफ्तों बाद आए। तीसरा है ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद जब ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था, तब भी कुछ आवाजें थी। ये भी ध्वनि तरंगे नहीं थी, बल्कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB रेडिएशन के रूप में थी, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वैज्ञानिक इन्हें ब्रह्मांड की गूंज या सबसे पुरानी आवाज कहते हैं, जिसे विशेष उपकरणों से सुना जा सकता है। यह हमें ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था के बारे में बताता है। अगर ये जानकारी आपके दिमाग को थोड़ा भी हिला गई हो और आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उस दोस्त को टैग कीजिए जो अब भी सोचता है कि अंतरिक्ष में पटाखे फूटते हैं तो आवाज आती है। उन्हें भी तो पता चले असली साइंस। शब्द भले ही खत्म हो गए हों, पर ब्रह्मांड के रहस्य और हमारे सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल बाकी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।